मुझ पर निशाना इसलिए साधा है कि ऐसे मामले में कोई एक बलि का बकरा सबको चाहिए होता है। प्रशासन के लिए आसान हो जाता है कि हम बच गए, एक का नाम लगा दो। समाज को भी एक सीधी सीधी बात समझ में आती है कि अच्छा अच्छा एक आदमी मिल गया, यही जिम्मेदार था, तो वो तसल्ली मिल जाती है कि चलो हमें दोषी मिल गया। जो बच्चे हैं, बच्चे जिस इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रहे हैं, उनकी नाराज़गी की वजह यह है कि मैं उनके साथ क्यों नहीं खड़ा हूँ। शायद उनको मुझसे ज़्यादा उम्मीद थी, इसलिए उनको ख़राब लगा, हर्ट हुए, तो नाराज़गी पूरी मुझ पे फूटी है। मीडिया ने गुस्सा क्यों किया? क्योंकि चैनल्स को व्यूज़ चाहिए, और जिसके नाम पे व्यूज़ मिलते हैं, अभी तुक्के से पिछले कुछ समय से मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं, तो मेरा नाम लिख के गाली देने में व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए मेरा नाम सबसे ऊपर रहता है। मैं जो विनम्र निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि बारूद के ढेर पर सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बैठे हैं, पूरी दिल्ली बैठी है। बहुत कम ऐसे संस्थान हैं, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, अस्पताल है, उनको ज़मीन मिलती है। जिस दिन दिल्ली में बड़ा भूकंप आ गया, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में ऐसी त्रासदी नहीं हुई होगी जितनी यहाँ होने वाली है। पुराने जो बाज़ार हैं, चांदनी चौक हो, कोई बाज़ार हो, छोटी छोटी गलियों में जब आप ऊपर चढ़ते हैं एक दुकान में, जहाँ 1 लाख साड़ियाँ टंगी हुई हैं, जहाँ पचासों सैकड़ों महिलाएं साड़ी खरीद रही हैं, भगवान ना करे कभी कुछ हुआ तो क्या होगा। बच्चों में बहुत आक्रोश है, वो जस्टिस चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ये भी लगा है कि दृष्टि आईएएस से कोई चूक हुई है? चूक हुई है, और लेकिन वो चूक ऐसी नहीं थी कि नीयत हमारी खराब रही हो, लेकिन हाँ चूक हुई है नियमों के स्तर पर। इंटरेस्टिंग बात या विचित्र बात यह है कि अगर आप मुझसे पूछें कि दिल्ली में कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी संख्या कम से कम 1000 तो होगी ही, शायद ज़्यादा होगा, 2000 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो नॉर्म है फायर एनओसी की, एजुकेशनल बिल्डिंग की, अगर आप मुझसे पूछें कि वो दिल्ली में कितनी बिल्डिंग्स के पास हैं, मेरा अनुमान है कि 2000 में से शायद एक के पास भी नहीं है। फायर एनओसी फॉर एजुकेशनल बिल्डिंग। ऐसा नहीं है कि कोशिश हमने या बाकी इंस्टीट्यूट्स ने नहीं की। पहला सवाल यही, ऐसा क्यों लग रहा है कि सबने आपको निशाना सा बना लिया है? मुझ पर निशाना इसलिए साधा है कि ऐसे मामले में कोई एक बलि का बकरा सबको चाहिए होता है, उससे चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। प्रशासन के लिए आसान हो जाता है कि हम बच गए, एक का नाम लगा दो। समाज को भी एक सीधी सीधी बात समझ में आती है कि अच्छा अच्छा एक आदमी मिल गया, यही जिम्मेदार था, तो वो तसल्ली मिल जाती है कि चलो हमें दोषी मिल गया। और जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको ये लगता है कि अच्छा मौका है, इसी में स्कोर सेटल कर लिया जाए, हिसाब बराबर कर लिया जाए। जो बच्चे हैं, बच्चे जिस इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रहे हैं, उनकी नाराज़गी की वजह यह है कि मैं उनके साथ क्यों नहीं खड़ा हूँ। तो बच्चों की नाराज़गी जायज़ है, लेकिन जो सीलिंग का एक्शन है मेरे ख्याल से 50 से ऊपर इंस्टीट्यूट्स पे हुआ, उसमें एक नाम हमारा भी है। पर शायद उनको मुझसे ज़्यादा उम्मीद थी, इसलिए उनको ख़राब लगा, हर्ट हुए, तो नाराज़गी पूरी मुझ पे फूटी है। और मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि सारा रोष मुझ पर है। कम से कम मैं इस बात को लेकर निश्चिंत हूँ कि वो मानते हैं कि मुझे उनके साथ और सही पक्ष में खड़ा होना चाहिए था। तो इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने इतना गुस्सा मुझ पर किया। मीडिया ने गुस्सा क्यों किया? क्योंकि चैनल्स को व्यूज़ चाहिए, और जिसके नाम पे व्यूज़ मिलते हैं, अभी तुक्के से पिछले कुछ समय से मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं, तो मेरा नाम लिख के गाली देने में व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए मेरा नाम सबसे ऊपर रहता है। तो सबकी अपनी अपनी वजह है। जैसे आज़ादी की लड़ाई में वजहें सबकी अपनी अपनी थी, उन सब का नाम था आज़ादी, अंग्रेज़ों से मुक्ति। तो इस मामले में भी वजहें सबकी अपनी अपनी हैं, लेकिन सबके पास एक सुविधाजनक नाम है कि उसको गाली दो, कुछ कुछ वर्चुअल मॉब लिंचिंग जैसा करो, और सुख भी मिलता है। जब हम किसी को गाली देते हैं तो सुख तो मिलता ही है। तो सब इसलिए पीछे पड़े हैं, सबकी अपनी अपनी वजह हैं, लेकिन ठीक है, जब यूट्यूब ने, सोशल मीडिया ने मुझे प्रसिद्धि दी पिछले 3-4 साल में, मुफ्त में इतनी सारी प्रसिद्धि मिली,
तो क्या होता है कि जब कुछ मिलता है तो हमें लगता है कि हम डिज़र्व करते थे, और जब कुछ विपरीत होता है तो हमें लगता है कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो जिस तर्क से लोगों ने इतना स्नेह दिया, उसी तर्क से लोगों ने इतनी नाराज़गी मुझ पर उड़ेली। लोग एकदम ठीक हैं, गुस्सा एकदम जायज़ है, पर मेरी अपनी वजह है कि मैं इतना लेट क्यों हुआ। सर, हम फायर एनओसी की बात कर रहे थे, हम बात जी। कर रहे थे कि फ्लडिंग भी हो सकती है, फायर एनओसी भी लेने चाहिए, लेकिन अर्थक्वेक का क्या? एकदम आ सकता है। और अर्थक्वेक आया तो 2 3 4 नहीं 400 500 जाने जा आज सकती ही है। एलजी की मीटिंग के बाद एक वरिष्ठ सिविल सेवक, वहीं उनसे मेरी बात चल रही थी, दिल्ली में ही काम करते हैं, बहुत सीनियर सिविल सर्वेंट हैं। उन्होंने मुझसे अनौपचारिक बातचीत चल रही थी, मैत्री वाले भाव से। उन्होंने मुझसे जो बात कही, जो बात हम समझते हुए, उन्होंने कहा कि ये वाटर वाली बात, फायर वाली बात पे हमारा फोकस है क्योंकि ये दिक्कतें दिख रही हैं, दूर होनी चाहिए। लेकिन जिस दिन दिल्ली में बड़ा भूकंप आ गया, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में ऐसी त्रासदी नहीं हुई होगी जितनी यहाँ होने वाली है। और मैं फिर आपसे एक बात कह रहा हूँ, अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स घेरे में हैं तो बात चल रही है। मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ, उन पर भी फोकस कर लीजिए थोड़ा सा। दिल्ली में ऐसे हज़ारों रेस्टोरेंट्स होंगे जिनमें जाने का एक रास्ता है, जहाँ खूब खाना पीना भी है, ड्रिंक्स भी हैं, अल्कोहल तो बहुत जल्दी आग पकड़ता है। एक रास्ता है। शाम के समय जो कम उम्र के बच्चे हैं, 80 100 150 बच्चे वहाँ पर होते भी हैं, डांस भी कर रहे होते हैं, कभी कभी स्मोक भी कर रहे होते हैं। एक चिंगारी कभी लग गई तो क्या होगा, आपको अंदाजा है इस चीज़ का? इसके अलावा दिल्ली में पिछले 3 या 4 बड़े फायर इंसिडेंट्स को ध्यान से याद कीजिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक हुआ जिसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई थी पिछले साल। उसके पहले नरेला में एक इंसिडेंट हुआ, नरेला में हुआ या मतलब उपहार सिनेमा भी हुआ। उपहार तो बहुत पहले की बात हो गई। उसके बाद पिछले 4 साल में, 5 साल में 2 इंसिडेंट्स हुए जिनमें करीब 30 40 से ज़्यादा व्यक्तियों की जान गई। पर क्योंकि वो मजदूर थे इसलिए उनकी बात बहुत ज़्यादा उठी नहीं, किसी ने की नहीं उनकी बात, क्योंकि वो एक ऐसी बिल्डिंग में सो रहे थे, एक ही रास्ता था, वो नीचे से आग लग गई। जो अभी हाल ही में भारत के बाहर भी एक घटना घटी, बहुत से भारतीयों की जान गई जिसमें। अर्थक्वेक बहुत बड़ी त्रासदी होगा। फायर, फ्लड से ज़्यादा फायर की चिंता हमें आमतौर पर लगती है क्योंकि फायर दिल्ली में होने का खतरा ज़्यादा होता है। और पुराने जो बाज़ार हैं, चांदनी चौक हो, कोई बाज़ार हो, छोटी छोटी गलियों में जब आप ऊपर चढ़ते हैं एक दुकान में जहाँ 1 लाख साड़ियाँ टंगी हुई हैं, जहाँ 50 सैकड़ों महिलाएं साड़ी खरीद रही हैं, भगवान ना करे कभी कुछ हुआ तो क्या होगा? बहुत सारे प्रश्न हैं। दिल्ली का विकास बहुत सिस्टमेटिक सिटी के रूप में नहीं हुआ, चंडीगढ़ की तरह से नहीं हुआ है। 1962 के मास्टर प्लान में उन पुराने इलाकों को एग्जम्पशंस दी गई हैं ताकि वहाँ बिजनेस हार्म ना हो। एग्जम्पशन तो ठीक है, बिजनेस इंटरेस्ट में है, लेकिन जब आग लगती है तो वो एग्जम्पशन नहीं देती है। तो मैं जो विनम्र निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि बारूद के ढेर पर सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बैठे हैं, पूरी दिल्ली बैठी है। बहुत कम ऐसे संस्थान हैं, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, अस्पताल है, उनको ज़मीन मिलती है। मीडिया हाउसेस को ज़मीन मिल जाती है, बाकी लोगों को ज़मीन नहीं मिलती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को सरकार ज़मीन नहीं देती है, उनको खुद खरीदनी होती है, खुद रेंट पे लेना होता है, महंगे रेंट पे लेना होता है। फिर हर डिपार्टमेंट के साथ कम से कम ये ध्यान रखना होता है कि छोटी सी बात पे कोई हमला ना हो जाए। तो पक्ष सबका है, उनका भी है, और अच्छी बात है कि अगर हम एक स्थायी समाधान की ओर बढ़ें, मुझे उम्मीद है कि इस बार कुछ ना कुछ स्थायी होगा। सर, आपके कोचिंग सेंटर की बात करते हैं, दृष्टि आईएएस की बात करते हैं। जो मुखर्जी नगर में जो कोचिंग सेंटर है उसको एमसीडी ने उसका बेसमेंट सील कर दिया था। बच्चे आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो दोनों कोचिंग सेंटर मुखर्जी नगर में हो चाहे करोल बाग में हो, वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चे कल रात को आपके घर के सामने भी पहुँच गए हैं। बच्चों में बहुत आक्रोश है, वो जस्टिस चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ये भी लगा है कि दृष्टि आईएएस से कोई चूक हुई है? मतलब ये कह सकते हैं आराम से कि चूक हुई है, और
लेकिन वो चूक ऐसी नहीं थी कि नीयत हमारी खराब रही हो, लेकिन हाँ चूक हुई है नियमों के स्तर पर। इंटरेस्टिंग बात या विचित्र बात ये है कि अगर आप मुझसे पूछें कि दिल्ली में कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी संख्या कम से कम 1000 तो होगी ही, शायद ज़्यादा होगा, 2000 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो नॉर्म है फायर एनओसी की, एजुकेशनल बिल्डिंग की, अगर आप मुझसे पूछें कि वो दिल्ली में कितनी बिल्डिंग्स के पास हैं, मेरा अनुमान है कि 2000 में से शायद एक के पास भी नहीं है। एक के पास भी नहीं। जी, ध्यान रखिए मैं जो कह रहा हूँ, फायर एनओसी फॉर एजुकेशनल बिल्डिंग। फायर एनओसी कई तरह के होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए बने होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोशिश हमने या बाकी इंस्टीट्यूट्स ने नहीं की, पर क्या होता है कि जब कोई हादसा होता है उसके बाद मोटी मोटी चीज़ें सतह पे आती हैं कि फायर एनओसी नहीं था, या ये नहीं था, या वो नहीं था, और जनता का आक्रोश फट पड़ता है। उसके पीछे की वजहें क्या हैं, परिस्थितियाँ क्या हैं, वो सोचने के लिए, समझने के लिए धैर्य चाहिए, समय चाहिए। तो मैं असल में 3 दिन से ये भी चाह रहा था कि पहले सारी स्थितियाँ सामने आ जाएं, क्योंकि 1-1.5 दिन तक तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा था कि कितने बच्चे थे, क्या स्थिति है। धीरे धीरे चीज़ें स्पष्ट हुई, तो फिर आज ये मीटिंग हुई, तो मेरा ख्याल है कि अब हम उन सब बातों पर ज़्यादा स्पष्ट रूप से बात कर सकते हैं। जहाँ तक बात है हमारी बेसमेंट की, हमारी बेसमेंट मुखर्जी नगर में थी, करोल बाग में हमारे पास 4-5 बिल्डिंग्स हैं, उनमें से एक बिल्डिंग की बेसमेंट सील हुई है। बेसमेंट जो करोल बाग में थी वो अप्रूव्ड बेसमेंट है, अप्रूव्ड कमर्शियल बेसमेंट है, जिसमें एनओसी पे लिखा हुआ है कि उसमें ऑफिस चलाया जा सकता है। उसमें ऑफिस ही चल रहा था, पर अभी एमसीडी पर जो दबाव था उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से सबको सील किया है, हमें भी सील किया है। नेहरू विहार में जो बेसमेंट थी, जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा शोर हुआ, दरअसल क्या होता है कि जैसी बेसमेंट की बात आई तो सबके मन में बेसमेंट की एक इमेज बन गई है, एक छवि बन गई है। छवि ऐसी है कि एक छोटी सी बेसमेंट है, उसमें कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, एक ही दरवाज़ा है, अगर वो बंद हो जाएगा तो क्या होगा। एकदम जायज़ बात है। जो नेहरू विहार की बेसमेंट थी वो किसी घर की बेसमेंट नहीं थी, वो एक कमर्शियल मॉल है, उसकी बेसमेंट है, बहुत बड़े आकार की बेसमेंट है। उसमें 1 नहीं 2 नहीं 7 एग्जिट हैं, 7 एग्जिट आपस में कनेक्टेड हैं। उसमें क्लासरूम्स थे, हर एक क्लासरूम के अंदर मैप लगे हुए हैं कि किसी भी इमरजेंसी में आप कहाँ कहाँ से बाहर निकल सकते हैं। हमारे स्टाफ के जितने मेंबर्स हैं उन सब की ट्रेनिंग वहाँ पर लगातार होती है। फायर डिपार्टमेंट की मॉक ड्रिल्स वहाँ पर लगातार स्टाफ के साथ होती हैं। मैं अपने होशो हवास में ये बात कह रहा हूँ कि हमें 3 दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ उसके पहले ये एहसास था कि वो बेसमेंट शायद दिल्ली के सबसे सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में से एक है, क्योंकि जहाँ तक फायर की बात है, और वो बिल्डिंग बनी है नेशनल बिल्डिंग कोड के जो लेटेस्ट प्रतिमान है उनके हिसाब से, क्योंकि वो बिल्डिंग हाल ही की बनी हुई, 10-12 साल पहले की बिल्डिंग है। जब वो बिल्डिंग बनी, क्योंकि हम उसके मालिक नहीं हैं, हम उसके टेनेंट हैं, जो उसके मालिक हैं, जब हमने उनसे पूछा, क्योंकि पिछले 1-2 साल से ये प्रोसेस ज़्यादा हुआ शुरू, हमने उनसे पूछा कि क्या आपके पास अथॉरिटी है। उन्होंने कन्वेंस डीड की कुछ चीज़ें अंडरलाइन करके दी, जो उन्होंने हाई कोर्ट में भी दिखाई। हाई कोर्ट में इस पर 1-1.5 साल से केस भी चल रहा है। डीडी और एमसीडी के बीच में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कई चिट्ठियाँ एमसीडी ने लिखी हैं, कई डीडी ने जवाब दिए हैं। अब कोर्ट में कल फिर उसकी अर्ली हियरिंग होने वाली है, उसमें वो बात भी आने वाली है 28 अगस्त को, वरना वो हियरिंग थी 28 अगस्त को, फैसला वैसे भी होने वाला था कि ये अलाउड है या नहीं, उसके बाद हम शायद हटते ही। और पिछले 1 साल में हमने अपने स्टूडेंट्स को न केवल क्लास में मैंने बताया कई बच्चों को, अब जो एकदम लेटेस्ट वाले बच्चे हैं उनको छोड़ दें, क्लास में जा जा के सबको बताया कि ऐसा हो सकता है कि हमें इसकी परमिशन ना मिले, उस केस में हम शिफ्ट करेंगे। यहाँ तक कि उनसे आज से करीब 1 साल पहले की बात होगी, उनसे हमने ऑनलाइन एक फॉर्म भरवाया कि उस केस में वो कहाँ जाना पसंद करेंगे, करोल बाग जाना पसंद करेंगे, यहाँ रहना पसंद करेंगे, या अभी तय नहीं कर पा रहे हैं, बाद में तय करेंगे। वो डेटा हमारे पास पूरा है कि उन बच्चों ने 1 साल पहले क्या क्या वोट भरा, और सहमति ये थी कि अभी सरकार में वो हाई कोर्ट में केस चल रहा है, जैसे उस पर कोई निश्चित निष्कर्ष आएगा उसके बाद हम उस तरह से काम करेंगे।